नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर कौन सी खबरें सुर्खियों में रहेंगी उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज आ सकती है दूसरी सूची। कल सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। दिल्ली चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर भाजपा का फोकस। गृह मंत्री अमित शाह आज झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का अभिषेक कर करेंगे महाआरती। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की हत्या। अज्ञात व्यक्ति ने मारी गोली, जांच जारी। लॉस एंजलिस की जंगल में लगी आग ने लिया भयानक रूप। अब तक 10 लोगों की मौत, हजारों लोग विस्थापित, 10,000 घर हुए खाक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आ जा सकती है। कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 41 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित प्रत्याशियों के चयन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कल हुई सीईसी बैठक में 10 से 11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सके हैं। बची सीटों पर चर्चा के लिए आज भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की बैठक होनी है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा की 29 उम्मीदवारों की पहली सूची 4 जनवरी को सामने आई थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने एक अन्य पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया है, जहां मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार आतिशी मैदान में हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें दिल्ली के 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने झुग्गियों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जून 2024 में झुग्गी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 1000 बूथों पर 253 विस्तारक बनाए गए थे, जिनमें 53 महिला विस्तारक भी शामिल हैं। इन विस्तारकों को हर 3 बूथ की जिम्मेदारी दी गई, ताकि झुग्गियों में स्थानीय मुद्दों को समझा और उनको हल किया जा सके। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं की दिल्ली चुनाव में बड़ी भूमिका रहती है। और खबर पंजाब से, जहां आप सरकार के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। आलम यह है कि राज्य में विधायक ही सुरक्षित नहीं है। पंजाब के लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। उनको रात 12 बजे गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में पुलिस उपायुक्त जसकरण सिंह तेजा ने बताया है कि विधायक की मौत के मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जांच जारी है, लेकिन राज्य में विधायक की हत्या से पंजाब की आप सरकार की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक गोगी 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान लुधियाना से 2 बार के पूर्व कांग्रेस विधायक भारत भूषण आशु को हराया था। जस्ट पता लग्या भी डीएमसी इन्होंने लेके आए हैं, तो उन्होंने दसिया ब्रॉड डेड है, तो उन्होंने बॉडी मॉर्चरी च रखाई है। तो हजे असी सारी गल गो थ्रू होकर फिर तुहानू जो भी होगा अगला फर्दर दस। और आइए बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की।
संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग। कहीं साधना में लीन साधु संत हैं और कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनेक रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ के रंग। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस मेले में देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश के 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही इन सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में आस्था की डुबकियां लगाएंगे। इस बार महाकुंभ में प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र और अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे साधु संत भी प्रसन्न हैं और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी ने एक अद्भुत प्रबंध किया है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, अद्भुत शासक हैं, एक विचित्र उपासक हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्संकल्प से यहाँ एक विचित्र व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत मोहक हैं, सबको प्रियकर और रुचिकर सुखकर लग रही हैं। महाकुंभ में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। श्री महंत देवगिरी महाराज हजारों श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट रबड़ी परोस रहे हैं। उन्हें रबड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि यह सेवा वे प्रतिदिन करते हैं। हर दिन रबड़ी तैयार कर इसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है। संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग। कहीं साधना में लीन साधु संत हैं और कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनोखे रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इन विदेशी मेहमानों को भारत की अनूठी संस्कृति यहां तक खींच लाई है, जिसकी जीती जागती मिसाल है अमेरिका के मोक्षपुरी बाबा। इनको बचपन से ही सनातन धर्म आकर्षित कर रहा था। Past life experience that carries over, so in my mind was already this. I was taught some things early on about Sanatan Dharma and Buddhism when I was in school. महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग देश दुनिया में शामिल होते हैं। जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संगम स्थल प्रयागराज के ठीक ऊपर गंगा नदी पर बने रेल ब्रिज से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वाराणसी से दिल्ली आने वाले यात्रियों को भी राहत का पैगाम मिला है। दरअसल गंगा पर बने इस ब्रिज का पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। इस ब्रिज के निर्माण से जहां डबल लाइन का तोहफा श्रद्धालुओं को मिला है, वहीं अब आउटर पर ट्रेन को घंटों खड़ा नहीं करना पड़ता, जिससे महाकुंभ आने वाले मुसाफिरों को बिना बाधा के यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रयागराज के रेल गंगा ब्रिज से देखिए राजेश राज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा नदी पर बने इस ब्रिज का पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। इस ब्रिज के निर्माण से प्रयागराज जंक्शन पर आने वाली जो ट्रेनें पहले सिर्फ एक लेन होकर गुजरती थी, उस लेन की वजह से कई बार कंजेशन का शिकार होता था और ट्रेनों को झूसी जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़ा करना पड़ता था। लेकिन अब डबल लाइन हो जाने से न सिर्फ प्रयाग के लोगों को बल्कि बनारस से वाया माधो सिंह होते हुए जो ट्रेनें प्रयागराज तक आएंगी, वो ट्रेनों को डबल लाइन का तोहफा मिल रहा है और नई दिल्ली जाने के लिए भी लोगों को राहत मिल रही है। ये जो प्रयागराज से बनारस का दोहरीकरण है, ये एक तरह से हमारे पूर्वी भारत को, बिहार को, उत्तर पूर्व के उत्तर प्रदेश को और नॉर्थ को, चूँकि प्रयागराज होते हुए बहुत सारी गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं, तो एक तरह से उत्तर को पूरब से कनेक्ट करने में इस ब्रिज का अपना बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बनारस से अगर प्रयागराज की बात करें तो इस डबल लाइन पर कुल
2500 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस गंगा ब्रिज को बनाने के पीछे का जो मकसद है, उस मकसद को अगर हम समझें तो ये हमारे बाएं तरफ का जो ये ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 1914 में इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन थी और इस सिंगल लाइन की वजह से कई बार ट्रेनों को खड़ा करना पड़ता था और इसकी वजह से जो महाकुंभ में आने वाले जो मुसाफिर थे उनको भी घंटों रेलवे लाइन पर बाहर आउटर पर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अब ये डबल लाइन हो गया है और डबल लाइन हो जाने की वजह से जो कुंभ में आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए एक बड़ा राहत का पैगाम है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए महाकुंभ के बाद बात करते हैं अयोध्या धाम की भी। जी हाँ, यहाँ पर स्थित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया है। आज से 13 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज सुबह 10 बजे से महाभिषेकम के साथ इसकी शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के बाद श्री रामलला की महाआरती होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा द्वादशी का नेतृत्व करेंगे। 6 लाख मंत्र जप इस दौरान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, अथर्व शीर्ष आदि के पारायण भी होंगे। प्रार्थना मंडप में भगवान को राग सेवा की जाएगी। इसके साथ ही संध्या काल में बधाई गीत सुनाए जाएंगे। गर्भगृह के बाहर श्री रामलला को अवधि बधाई गीत भी सुनाए जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिन संतों को नहीं बुलाया जा सका, उन्हें इस बार विशेष निमंत्रण दिया गया है। इस बार अंगद टीले पर होने वाले विशेष कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। इन 3 दिनों के लिए ट्रस्ट की ओर से कोई भी विशेष पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही आम जनता के लिए भगवान श्री राम के दर्शन की अवधि भी 1 घंटे बढ़ाई गई है। अयोध्या के श्री विद्या भास्कर जी और गुजरात के रमेश भाई ओझा का प्रवचन भी होगा। और खबर बिहार से, जहां पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में सालों से मिट्टी और मलबे में दबा एक शिव मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 500 साल पुराना हो सकता है। शिव मंदिर के निकलने के बाद से यहाँ भक्तों की लंबी लाइन लगी है। पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख लोगों ने भगवान के दर्शन किए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पटना में खुदाई के दौरान मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर। मंदिर के अंदर काले पत्थर का एक शिवलिंग स्थापित। पूजा के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मंदिर को देख पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गुंजा। शिव मंदिर में बने स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशी। प्राचीन पाटलिपुत्र की धरती के गर्भ में अतीत के कई ऐतिहासिक धरोहर छुपे हैं। कुछ तो इतने प्राचीन हैं कि मिट्टी में जमींदोज हो चुके हैं। ऐसा ही एक शिव मंदिर अचानक पटना सिटी के मठ लक्ष्मणपुर की डॉक्टर नारायण बाबू की गली में निकला है। जमीन की खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता चला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना है। बचपन से हम लोग यही देख रहे हैं कि पहले मठ था, पीछे से दरवाजा था। दरवाजा में हम लोग गुल्ली डंडा खेलने जाते थे। 4 गो महंत यहाँ रहते थे। न जाने कैसे कैसे क्या हुआ, जमीन क्या हुआ, रजिस्ट्री हुआ, गिफ्ट मिला या सरकारी यंत्र मिला, इसके बारे में पूछने वाले। अशोक सम्राट के कालखंड से जुड़े कुम्हरार से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक मठ की जमीन पर लगा मिट्टी का टीला अचानक ढह गया। इसके बाद जब लोग उसे देखने पहुंचे तो नीचे की तरफ एक प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर मिलने की खबर फैलते ही यहां दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 लाख लोगों ने यहां दर्शन किया है। बहुत पुराना मठ है, 500 साल पुराना मठ है ये। और इसमें एक दखल किए हुए था स्वर्गीय श्याम बिहारी,
एडवोकेट था, वही दखल किए हुए था, किसी को जाने नहीं देता था। उसको 1 कट्ठा जमीन मिला था कि जा करके देख रेख करो, लेकिन वो देख रेख ना करके वो जो है पूरा आदमी को एकदम बंदी बना दिया। शिवलिंग के चारों ओर प्राचीन काल के नक्काशी वाले 4 पाए बने हैं। ऊपर गुंबद बना हुआ है। खास बात यह है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ढांचे से जब मिट्टी हटाई गई तो यह बिल्कुल साफ और चमकदार दिख रहा था। इसके बाद शिवलिंग का रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक किया गया। शिवलिंग के सामने विष्णु भगवान के चरण है और गोमुख के जरिए जल निकासी की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि मठ लक्ष्मणपुर काफी सिद्ध मठों में शामिल था। यहाँ लोग दूर दूर से आते थे। हालांकि मंदिर मिलने की खबर जैसे जैसे लोगों को मिल रही है, भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मंदिर का निर्माण 500 साल पहले किया गया था। ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट कुम्भरार से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरातत्व विभाग के 2 लोगों की टीम ने इस मंदिर का निरीक्षण किया है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोहड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे। लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। हे गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यानी DRDO की बात की जाए तो उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए अद्भुत हिम कवच बनाया है। ये हिम कवच मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए ढाल के तौर पर काम करेंगे। इन कपड़ों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनको पहनने के बाद भारतीय सैनिकों को -60 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी छू भी नहीं पाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर DRDO ने हिम कवच क्लोथिंग सिस्टम के बारे में अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि हिम कवच एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है और इनको DRDO और DIPAS ने मिलकर डिज़ाइन किया है। इन कपड़ों का इंसुलेशन यानी IREQ सिस्टम गजब का है। इस क्लोथिंग सिस्टम को इस तरह से तैयार किया गया है कि सैनिक इनको हर मौसम में इस्तेमाल कर पाएंगे। DRDO की ओर से बनाए गए इन हिम कवचों को 0 से अधिक 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका ट्रायल परीक्षण भी सफल रहा। DRDO का कहना है कि ये क्लोथिंग सिस्टम हिमालय क्षेत्रों में ठंडे मौसम की स्थिति में सैन्य अभियान में बहुत उपयोगी होगा। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था भी की गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक और जहां राजपथ पर भारत की सामरिक क्षमता का सुंदर परिदृश्य देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बार का एट होम रिसेप्शन बेहद खास होने वाला है। इसके लिए विशेष निमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें दक्षिण भारतीय राज्यों की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक राजपथ एक बार फिर भारत की सामरिक शक्ति, जवानों के अदम्य शौर्य और नई तकनीक का साक्षी बनने को तैयार है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम भी इस बार नई परंपरा का साक्षी बनने जा रहा है। दरअसल इस बार के एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह के निमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बेंगलुरु द्वारा तैयार इस निमंत्रण पत्र में दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति को शानदार तरीके से शामिल किया गया है। The theme of this year's
Republic Day at home is southern part of India, which should reflect the tradition, culture, material, craft, everything. So the entire design was focused on that. 76वें गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित इस निमंत्रण पत्र को संस्थान के छात्रों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया है। निमंत्रण पत्र भारतीय शिल्प और पारंपरिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं जिस बॉक्स में इसे भेजा जा रहा है वो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस बॉक्स पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों की पारंपरिक शैली और उत्पाद की छाप है। बॉक्स को कलमकारी शैली में तिरंगा थीम से सजाया गया है। इस निमंत्रण को हम लोग के निमंत्रण से ज़्यादा क्या कर सकते हैं और किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तब हम लोगों ने एग्जिबिट्स वगैरह को और इंक्लूड करना शुरू किया, जिससे कि निमंत्रण को और वैल्यू मिले और निमंत्रण सिर्फ एक कार्ड की बजाय एक कलेक्टेबल भी बन सके। राष्ट्रपति भवन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए निर्मित इस आमंत्रण पत्र को भी विशेष अंदाज में बनाया गया है। निमंत्रण पत्र के बॉक्स को बांस से बनाया गया है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन का चित्र अंकित है। बॉक्स के अंदर एक ब्रोशर है जिसमें शिल्प के बारे में पूरी जानकारी है, ताकि मेहमान दक्षिण भारत की अनमोल संस्कृति से रूबरू हो सकें। बॉक्स के भीतर बेहद खूबसूरत अंदाज में आंध्र प्रदेश के इटोप्पी पक्का शैली में निर्मित गुड़िया का जोड़ा, केरल में निर्मित एक बुकमार्क, कांजीवरम सिल्क का एक छोटा पाउच, गंजीफा आर्ट की एक कलाकृति और पोचमपल्ली की प्रसिद्ध हाथ से बुना कपड़े का सुंदर पेंसिल पाउच रखा गया है। We got to work with all these artisans and got to know how intricate and delicate this work is. Got to experience that. I'm really happy to be a part of this project. In this era of digital invitations, I see that value of human touch in each invitation, and it was a really great experience working with a project with national importance. भारतीय डाक विभाग को एट होम रिसेप्शन के निमंत्रण को मेहमानों तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के चुनिंदा अतिथियों को इंतजार है 26 जनवरी की शाम का, जब राष्ट्रपति भवन 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अविस्मरणीय लम्हों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकारों को कर में हिस्सेदारी के रूप में 1,73,030 करोड़ रुपए जारी किए। ये आंकड़ा दिसंबर 2024 में जारी किए गए 82,086 करोड़ रुपए के हस्तांतरण से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कर हस्तांतरण की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस महीने में किया गया अधिक हस्तांतरित राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास एवं कल्याण संबंधी खर्च को फाइनेंस करने में मदद करेगा। शुक्रवार को घोषित पैकेज के तहत 28 राज्यों के पैसे जारी किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश को 31,039.84 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 13,582.86 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए 13,017.06 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 10,930.31 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 7,057.89 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश के लिए 7,002.52 करोड़ रुपया, कर्नाटक के लिए 6,310.40 करोड़ रुपया, गुजरात को 6,017.99 करोड़ रुपए, असम के लिए 5,412.38 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के लिए 5,895.13 करोड़ रुपए, केरल के लिए 3,330.83 करोड़ रुपए, पंजाब के लिए 3,126.65 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 1,436.16 करोड़ रुपए, वहीं मेघालय को 1,327.13 करोड़ रुपए और मणिपुर को 1,238.9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियमित किश्तों में राज्यों को कर वितरित करती है। और वहीं आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 17 जनवरी को अपना विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी करेगा। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने शुक्रवार को कहा कि आईएमएफ अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में स्थिर वैश्विक विकास दर और डिफ्लेशन का पूर्वानुमान लगाएगा। जॉर्जिवा ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की
व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां बढ़ रही हैं और दीर्घकालिक ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं। जॉर्जिवा ने कहा कि ये उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आवश्यक उच्च ब्याज दरों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में नहीं जाने दिया है। जॉर्जिवा ने कहा कि IMF ने विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रुझान देखे हैं। यूरोपीय संघ में विकास कुछ हद तक रुकने और भारत में थोड़ा कमज़ोर पड़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अधिकांश देशों को कोविड महामारी के दौरान उच्च व्यय के राजकोषीय खर्च में कटौती करने और टिकाऊ तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को अपनाने की आवश्यकता थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है और इसके कारण अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आग के कारण हजारों लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। अमेरिकी सेना दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग को बुझाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को तैनात करने की तैयारी कर रही है। पेंटागन प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि जंगल की आग ने पूर्व और पश्चिम की ओर लॉस एंजलिस के पड़ोसी इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आग से अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 घर और दूसरे ढांचे जलकर खाक हो चुके हैं। करीब 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि नेशनल गार्ड के जवान और अन्य हवाई सहायता बल पहले से ही तैनात हैं और यदि कैलिफोर्निया राज्य के अधिकारी अनुरोध करें तो 500 जवान और 10 नौसेना हेलीकॉप्टर और लगाए जाएंगे। वहीं वॉलंटियर्स ने जंगल की आग के पीड़ितों को भोजन, कपड़े और स्वच्छता संबंधी वस्तुएं वितरित की। इस सप्ताह जंगलों में लगी आग को तीव्र गति से भड़काने वाली हवाओं के रुकने से शुक्रवार को आग पर काबू पाने में कर्मचारियों को कुछ सफलता मिली है, लेकिन अगले सप्ताह फिर से तेज हवाएं चलने से आग फिर भड़क सकती है। भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और किरेडी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन में शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 7वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने इस सुपर 1000 टूर्नामेंट मलेशिया के यू सिनोंग और ई त्यू को 26-24, 21-15 से हराया। पिछली बार उपविजेता रहे सात्विक और चिराग का सामना दक्षिण कोरिया के वोन हो किम और सियोंग जाए सीयू से होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।